हम्म। हम्म। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने केपी सर, आपके अपने एकलव्य परिवार, आपके कोचिंग संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बच्चे कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले बच्चों, आप सबके लिए खुशखबरी, जैसा कि आपको पता होगा, जो पुलिस का एग्ज़ाम था बेटा उसको रद्द कर दिया गया है और अब री एग्ज़ाम होना है। आप लोगों का री एग्ज़ाम होना है। तो बच्चों, जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई थी, ठीक है, जिनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई थी, अब उनको एक और मौका मिल चुका है। आप लोगों की बच्चों जीत हुई है और पुलिस का एग्ज़ाम बेटा दोबारा होना है। आयोग ने रिजल्ट निकाला है कि 6 महीने के भीतर ही आपका दोबारा एग्ज़ाम कराना है। तो एक बार फिर से लगन से, मेहनत से अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे और फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने पेपर को अंजाम देंगे, ताकि इस बार वर्दी आपको मिल सके। ठीक है, तो जो आपकी तैयारी बेटा की थी, जो कमियां रह गई थी, एक बार फिर आपको किस्मत ने मौका दिया है, आप जिससे अपनी कमियों को पूरा करेंगे और एक नए जुनून के साथ नए एग्जाम को देंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि पता है कि रेलवेज के एग्जाम आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, रेलवेज की वैकेंसी आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, और अभी एएलपी की भर्ती चली रही है बेटा, तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज हम साइंस का, यानी साइंस का एक मिक्स 30 क्वेश्चनों का सेट लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि बच्चों आप पहले के 2 सेट देख रहे होंगे, उन दोनों सेटों को हमने क्या किया है, उनको आंसर के साथ साथ उनकी डिटेलिंग भी पड़ी हुई है। यानी कि अगर उस ऑप्शन से कोई अगर आंसर हमें मिलता है, या अगर उस ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम एक और नया तीसरा सेट बेटा लेकर आए हैं। वो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछेगा और आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कीजिए और कोशिश किया करिए कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं सेशन को, उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, समय भी हो गया है। चलिए, जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा क्लब क्लासेस जो निरंतर आपको अपनी सफलता दिलाने के लिए लड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम, मैं और आप, मेरी टीम, यानी कि हमारे सर, हम पूरी टीम हम लोगों की आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, आपके लिए क्वेश्चंस लाए जाते हैं, ताकि वो क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में फाइट करने को मिले, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, यानी कि सेट नंबर 3, साइंस एएलपी रेलवेज। बच्चों, हमारा रेलवे एकलव्य क्लासेस संस्थान यूट्यूब पर चैनल सबको पता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेटा अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर 24/7 आवर्स, कई बार बता चुका हूँ आपको, कोई भी क्वारी हो, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी समस्या से रिलेटेड, आप तुरंत इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा हम लोगों का चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराया गया है, और टेलीग्राम पर भी एकलव्य क्लासेस झांसी के नाम से आपका चैनल बना हुआ है, जिसमें आप क्लासेस की पीडीएफ नोट्स फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि बच्चों, डेली की तरह आज फिर आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जो बच्चे आज क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, ये हमारे एकलव्य क्लासेस की भीड़, जो बच्चे निरंतर ऑफलाइन कोचिंग मराकर अपने सपने पूरे करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको सफलता प्राप्त हो सके। देख सकते हैं बच्चों ऑफलाइन की भीड़, यहाँ पर बार बार बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर फोटो के लिए कॉलम रखा रहता है आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको भी सफलता मिले और आप भी अपनी फोटो यहाँ पर अंकित कराएं। ठीक है, चलिए कॉपी पेन जल्दी से उठाएंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक, आपका आज का पहला प्रश्न बेटा, चलिए ये स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। जिनको बेटा आ रहा है जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारी स्क्रीन पर? पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा। इसको थोड़ा सा मैं बेसिक अगर बात करूं इसका, तो बेटा विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि ये इन पे माइनस चार्ज होगा। चार्ज कैसा होगा? इन पे जो आवेश होगा वो हमारा बेटा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनों के लाभ से, इलेक्ट्रॉनों के लाभ मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हो तो पार्टिकल के अंदर नेगेटिव प्रॉपर्टी, नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी केवल अधातुओं के पास ही होती है कि अधातु जो होती है वो आपकी क्या करती है बेटा, वो आपकी नेगेटिव आयंस बनाती है। ठीक, थोड़ा मैं इसमें बात कर दूं, अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट्स की होती है, तो ध्यान रखना बेटा फ्लोरीन। ठीक है, किसकी, फ्लोरीन जो एलिमेंट्स है बेटा, जिसका संकेत क्या होता है Fe, तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर किया गया वीडियो को। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न बेटा स्क्रीन पर देखें, क्या कह रहा है हमारा, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है बेटा कि सामान्य गेहूं, ठीक है, सामान्य गेहूं का रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम जिसको बोले हम बेटा, वानस्पतिक नाम जिसमें लिखा है इन्होंने, तो इसका अगर रासायनिक केमिकल नेम की बात करूं, साइंटिफिक नेम की बेटा बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए बेटा ट्रिटिकम एस्पम। बेटा इसमें देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट है बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निकिता सिंह, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग सर। चलिए से बेटा नोट करिए इसको, इसको अगर मैं सही करूं तो ट्रिटिकम एस्ट्रिबम होता है बेटा, एस्ट्रिबम। ठीक है, ये इसका बेटा क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्ट्रिबम। अच्छा, ये जो तीन दे रखे हैं आपको, ब्रेसिका कैप्टस, इसका किसका नाम होता है भैया, जो ब्रेसिका कैप्टस काम होता है बेटा वो होता है हमारा सरसों का। किसका होता है बेटा, सरसों का। अगर सरसों का पूछे तो ब्रेसिका कैप्टस। अच्छा, जियामेज, जियामेज किसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखें, मेज, मेजबानी मक्का, यानी जियामेज जो नाम होता है बेटा वो हमारा मक्का का होता है। किसका होता है, मक्का का होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है बेटा हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। हिबिस्का रोजा साइनेसिस किसका साइंटिफिक नेम है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किसका साइंटिफिक नेम है। जल्दी से बेटा देखो, हिबिस्कस, ठीक है, यहां से बेटा याद रखना हिबिस्कस जो होता है बेटा रोजा साइनेस, ये बेटा गुड़हल, ठीक है, गुड़हल जो एक फूल होता है ना, गुड़हल जो फूल होता है उसका रासायनिक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चार ऑप्शन क्लियर हुए बेटा। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका होता है, गेहूं का। ब्रेसिका कैप्टस किसका होता है, सरसों का होता है। जियामेज हमारा मक्का का होता है, और हिबिस्कस रोजा साइनेसिस बेटा गुड़हल का होता है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट करें बेटा। आगे बात करते हैं, आगे बात पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा। आज के जो 30 प्रश्न है वो फटाफट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो फटाफट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेलवेज और जिन्होंने पुलिस की तैयारी बेटा की थी अब दोबारा से एग्जाम आ चुका है। ठीक है, री एग्जाम, आपको खुशखबरी होगी कि री एग्जाम होना है 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर हो जाएगा। एक बार फिर से तैयारी नए जोश के साथ चालू करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन दिया है बेटा, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से टूटे हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। जब इस ग्लूकोज का विखंडन होता है तब हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पेपर में अगर पूछा जाए बेटा कि जो ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जो ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है, तो ध्यान रखना बेटा एटीपी, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने एटीपी, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए इसमें आंसर देखते हैं बेटा, अणुओं में से 3 कार्बन अणुओं क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा पाइरुवेट, क्या कहा जाता है, पाइरुवेट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये 3 दे रखे हैं आपको, ईथेन, मीथेन, मीथेन, ये आपने पढ़े होंगे आईयूपीएससी नेम में, ठीक है, आपने आईयूपीएससी नेम में पढ़े होंगे। चलिए नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया, नोट किया बेटा। कोशिश ये करना है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है, जितना आप लिखोगे उतना दिमाग में आपके बैठेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना आप कॉपी से हाथ से लिखते हो, पेन से, पेन का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका दिमाग जागृत होगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, ध्वनि के एसआई मात्रा का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, यानी कि एसआई मात्रा का नाम किसके सम्मान में रखा था। जरा ऑप्शन देखेंगे, जल्दी से इसको आंसर बताएंगे क्या है भैया। एक रुडोल्फ हर्ट्ज है, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेसी मैक्सवेल और वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपके अनुसार बेटा आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा क्लासीफाई करूंगा अगर, तो बेटा ध्वनि का जो एसआई मात्रक, ठीक है, इसमें ध्यान रखना बेटा किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया, तो ध्यान रखना बेटा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, हेनरिक रुडोल्फ
हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया था। अगर अगर बेटा बात करें कि ध्वनि का जो एसआई मात्रक है किसमें मापा जाता है, कि ध्वनि को मापेंगे किसमें, तो बेटा ध्यान रखना जो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है वो हमारी डेसिबल में नापी जाती है, यानी डीबी। क्या बेटा? डीबी। डीबी यानी कि ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जिनको बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, एच जेड यानी हर्ट्ज। ठीक है, तो इनके सम्मान में बेटा ध्वनि का एसआई मात्रक रखा गया था। बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, समय कम है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा, प्रिज्म। प्रिज्म के दोनों कोनों पर कौन से दो रंग बनते हैं? ठीक है, दोनों कोनों पर बताना है बेटा। अगर थोड़ा मैं प्रिज्म के बारे में आपको ले चलूं तो प्रिज्म बेटा, प्रिज्म क्या होता है? ये कांच का एक टुकड़ा होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है, अच्छा प्रिज्म से होता क्या है? प्रिज्म से बेटा ध्यान रखना है, प्रिज्म से होता है बेटा वर्ण विक्षेपण। क्या होता है बेटा? वर्ण विक्षेपण, जिसको बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। सो क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा वर्ण विक्षेपण होता क्या है? वर्ण विक्षेपण होता है बेटा प्रकाश का 7 रंगों में व्यक्त होना। हमें पता है श्वेत प्रकाश किरण, जो सूर्य की प्रकाश किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। ठीक है, और जब ये प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। अगर बेटा इनका क्रम पूछ दें, अगर इनका क्रम पूछ दें तो आपको ध्यान रखना है विबग्योर। क्या याद करना है बेटा? विबग्योर, VIBGYOR। बेटा ये इनका क्रम होता है। वाई से क्या होता है बेटा? वी से होता है आपका वायलेट, ठीक है, यानी कि बैगनी। आई से होता है बेटा इंडिगो, यानी कि आसमानी। बी से बेटा ब्लू, ब्लू यानी कि नीला। जी से होता है ग्रीन, हरा। येलो यानी कि पीला। ओ से आपका ऑरेंज यानी कि नारंगी, और आर से आपका रेड यानी कि लाल। तो ये 7 कलर होते हैं बेटा, प्रिज्म से निकलती है प्रकाश किरण, तो ये 7 रंगों में व्यक्त होती है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन क्या बनेंगे, इनको भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा हम लोग। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा? क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसकी होती है? ध्यान रखना बेटा, रेड रंग की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है? लाल रंग की होती है। और सबसे कम पूछ दें, अगर सबसे कम अगर पूछ दें तो बेटा सबसे कम किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। किसकी होती है? वायलेट कलर की, यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। ठीक है, तभी तो लाल रंग क्या हमें दूर से ही दिख जाता है। खतरे के निशान बनाए जाते हैं, डेंजर साइन क्यों बनाए जाते हैं लाल रंग के? क्योंकि दूर से ही हमें आराम से दिख जाते हैं, इसलिए बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए कम फैल पाते हैं ये। ठीक है, इनका स्कैटरिंग क्या होता है? इनका सबसे कम होता है। यानी कि अगर बात करूं सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब क्या होगा? सबसे कम प्रकीर्णन। सबसे कम प्रकीर्णन भी इन्हीं का ही होता है बेटा, ध्यान रखना है आपको। पेपर में अगर पूछ दें सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है, तो सबसे ज्यादा होता है बेटा प्रकीर्णन किसका? वायलेट कलर का। और सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का। ये दोनों बातें जो बेटा है ये लाल रंग के ऊपर है, यानी कि लाल रंग क्या? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है और सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और अगर तरंग दैर्घ्य की बात करूं बेटा, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को बेटा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सबसे कम किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी किसका होता है बेटा? वायलेट कलर का ही होता है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में पूछा था हमारे कि प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म है बेटा। ठीक है, इससे ये लाइट आई तो ये 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। अगर इनको ऑर्डर पे लगाया जाए तो पेपर के अकॉर्डिंग क्या पूछा था बेटा? दोनों कोने पर। दोनों कोने मतलब ऊपर और नीचे। ऊपर कौन सा है? रेड, नीचे कौन सा है? वायलेट, यानी कि लाल और बैगनी। बेटा लाल और बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा प्रिज्म का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, इसको हम आराम से समझेंगे। ठीक है, इसको समझ में नहीं आया बेटा, वीडियो को दोबारा देखना, फिर समझ में आएगा। अगर क्वेरी होए, कोई क्वेरी होगी तो आप बताइएगा इसको, फिर मैं एक वीडियो पूरी प्रिज्म बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, जिससे आपका पूरा प्रिज्म आपका क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बेटा नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करें इसको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में
किया ठंडा किया जाता है तो उससे क्या होता है, ठीक है, आयतन क्या होता है। देखो ये बेटा आपको पता होगा कि जब भी हम किसी वस्तु ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, यानी कि द्रव को गर्म करते हैं, तो उसका आयतन क्या होता है बेटा, उसका जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, ठीक है, गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। लेकिन बेटा जल में याद करना, जल में याद करना। अच्छा इससे पहले थोड़े 2-3 टॉपिक बता दूं मैं आपको कि अगर जल का महत्तम घनत्व पूछें आपसे कि जल का महत्तम घनत्व किस तापमान पर होता है, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी उसकी किस टेम्परेचर पे होती है, तो बेटा ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। अब अगर बेटा पानी के केस में पूछें ये कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन, ध्यान रखना बेटा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, बढ़ता है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक एक चीज को बेटा समझना है, ठीक है, एक एक चीज को आप समझेंगे तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अच्छा ये जो आयतन बढ़ता है ना, इसको एक बेटा प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा विलक्षण विस्तरण, ठीक है, विलक्षण विस्तरण बोलते हैं इसको, यानी कि ये द्रव का एक गुण है विलक्षण विस्तरण, ठीक है, यानी कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं विलक्षण विस्तरण, जल का विलक्षण विस्तरण। चलिए नोट करेंगे, नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भूमध्य रेखीय प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्री विभाजन के किस चरण का निर्माण करता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा कि भूमध्य रेखीय प्लेट पर, भूमध्य जानते हैं बेटा यानी बीचों बीच, ठीक है, प्लेट पर कोशिका के केंद्र से गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्री विभाजन के किस चरण का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना बेटा मेटाफेज का करता है, किसका करता है, मेटाफेज का करता है। अच्छा थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा गुणसूत्रों की, ठीक है, गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, गुणसूत्र होते हैं बेटा 23 जोड़ी, कितने होते हैं, 23 जोड़ी, यानी कि इसको बोलें तो यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जल्दी से नोट करें इसे, आगे बढ़ेंगे फिर, मेटाफेज याद रखना है बेटा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर, बता दें यार, ठीक, यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर, बहुत बढ़िया बेटा, ओडोमीटर क्या होता है कल बताया था हमने, ओडोमीटर क्या होता है, जो गाड़ियों में एक आपने देखा होगा गाड़ियों में जो सीट होती है ना, तो जो ड्राइवर की स्टेयरिंग होती है उसके पीछे की तो घड़ी लगी होती है बेटा, जो दूरी बताती है उसके देखा बीच में आप, तो ऐसे नंबर लिखे होते हैं कई सारे, ठीक है, तो ये बताता है कि गाड़ी कितनी दूर जा रही है, डिस्टेंस लिख के आता है, वो डिस्टेंस किस में आता है बेटा, ओडोमीटर, ठीक है, यानी गाड़ियों की दूरी नापने में, कितनी दूरी गाड़ी ने तय की, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है बेटा कि यात्रा स्टार्टिंग में ओडोमीटर 2000 किलोमीटर और यात्रा की समाप्ति पर 2400 किलोमीटर बताता है। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि 2000 किलोमीटर था और यात्रा की समाप्ति पर 2400 हो गया, ठीक है, तो या दूरी को जोड़ सकते हैं वो, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा जब स्टार्ट की थी तब ओडोमीटर में कितनी थी, 2000 किलोमीटर थी, लेकिन जब यात्रा खत्म की तो कितना हो गया, 2400 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब अगर हम समझें तो यात्रा में टोटल उसने 400 किलोमीटर तैयारी की, ठीक है, मतलब 400 किलोमीटर, बाद में कितनी आई रीडिंग, 2400 आई, ठीक है, और पहले कितनी आई बेटा, 2000 आई, इसका मतलब दूरी गया कितनी, दूरी गया वो बेटा 400 किलोमीटर, कितना गया, 400 किलोमीटर गया, यानी कि देखो हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा है औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय, ठीक है, दूरी कितनी आई बेटा, दूरी आई हमारी कितनी, 400 किलोमीटर, कितनी आई हमारी 400 किलोमीटर, और समय कितना था बेटा, समय था हमारे 8 घंटे, इसको अगर सॉल्व करोगे बेटा तो 8×45 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या आ गई है, औसत चाल आ गई है, बात समझ में आ रही। चलिए अगर यहाँ से आपसे वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देता, आपसे पूछ देता, अभी हमने किस में निकाली है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकाली है, अब अगर वो आपसे पूछ देता भैया मीटर पर सेकंड में चाल कितनी होती, मीटर पर सेकंड में चाल होती, तो ध्यान रखना कि जब भी मीटर पर सेकंड से
ये नोट कर लेना बेटा, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना हो तो हमेशा चाल में, किसमें, हमेशा चाल में 18/5 का गुणा करते हैं, किसका, 18/5 का। और जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चाल को कन्वर्ट करना हो तो बेटा तो हमेशा 5/18 का गुणा करते हैं। ये दोनों चीज याद रख लेना, ये कई बार बेटा न्यूमेरिकल में आएंगे, ठीक है। इन दोनों बात को समझना, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार जरा, ओडोमीटर में कितनी रीडिंग थी, 2000, जब वो यात्रा समाप्त हुई कितनी हो गई, 2400। इसका मतलब दूरी में अंतर कितना आया बेटा, 400 का। अंतर कितना आया, 400 का। दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस 400 की हो गई। समय कितना था हमारे पास, 8 घंटे। सॉल्व किया कितना गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करें इसे। बात समझ में आ रही है कि मानिक लाल पाल, हेलो। पंकज कुमार दांगी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पंकज कुमार दांगी, आई लव यू टू बेटा। इतना प्यार दिखा रहे हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखना बेटा आप लोग। चले आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण नमक का आणविक भार। बहुत बढ़िया, ठीक है। साधारण नमक का आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है। साधारण नमक बेटा क्या होता है, ठीक है। साधारण नमक बेटा जो हम लोग नमक यूज करते हैं ना घर पे, इसका अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है बेटा, NaCl। क्या होता है, NaCl। अच्छा, इसका अगर मैं केमिकल नेम पूछ दूं, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होगा, तो बेटा ध्यान रखना रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड। कितना होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। NaCl, Na क्या होता है बेटा, सोडियम, Cl क्या होता है, क्लोराइड। अच्छा, इसके अणुभार की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके अणुभार की बात करें तो बेटा NaCl जो होता है, NaCl देखो, Na में बात करें बेटा, इसमें दो टाइप्स के आयंस होते हैं, ठीक है। एक होता है Na पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव, एक Cl होता है नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर दोनों को मिला के बात करें तो एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर पेपर में आ जाए कि इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, तो NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा बेटा, Na की बात करें तो Na का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 22.9 और Cl का बेटा होता है 35.4। कितना होता है, 35.4। बेटा अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 4 13, 5 2 7 1 8, 3 2 5, यानी कि 58.3 बनेगा। 58.3 हम ऑप्शन में देखेंगे, इसके पास में कौन सा है बेटा, डी, यानी 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका बेटा आणविक भार होता है। बात समझ में आ रही है, 58.3 लगभग में अगर देखें तो 58 ग्राम पर मोल इसका आणविक भार होगा। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। डी ब्लॉक बेटा देखो, डी ब्लॉक जो होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये हमारी आवर्त सारणी होती है, यानी कि पीरियोडिक टेबल। इसमें बेटा जो यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं इधर वाले, ठीक है, जो मैंने येलो से मार्क किए हुए हैं, इनको बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक। क्या होते हैं ये होते हैं बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं ये, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अच्छा, जो यहाँ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। चलिए, जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं, नीचे वाले, इनको बोलते हैं बेटा हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बचे हुए हैं हमारे यहाँ वाले, ठीक है बेटा, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक ध्यान रखना है बेटा, एक बहुत अच्छी चीज बता दूं आपको कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम संकरण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, क्योंकि जो बेटा डी ब्लॉक के एनिमल्स होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, यानी एस और पी के बीच में होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि डी ब्लॉक एक तत्व है, ध्यान रखना बेटा, एफ ई
Fe क्या होता है बेटा, हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ी मैं और अगर क्लासीफाई करूं कि जो डी ब्लॉक होता है बेटा, ये समूह 3 से लेकर, कहां से, समूह 3 से लेकर समूह 12 तक, ठीक है, यानी समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। बात क्लियर हुई? डी ब्लॉक से बात समझ में आया? डी ब्लॉक क्या होते हैं, आवर्त सारणी क्या होती है, ठीक है। आवर्त सारणी बेटा हमने बताया था, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ वाला, ध्यान रखना बेटा। मेंडलीफ किसने, मेंडलीफ ने, कल की क्लास में इसने नहीं पढ़े, ध्यान रखना। आवर्त सारणी किसने दी बेटा, नियम दी उसने, मेंडलीफ ने दी। जल्दी से नोट करें इसको, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त के हीम का भाग है, ठीक है, रक्त का एक छोटा सा पार्ट है बेटा, हीम, ठीक है, तो कौन सा है बेटा, ध्यान रखना, कई लोगों के समझ में नहीं आएगा ये हीम, हीम क्या, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बायो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रक्त के हीम में ध्यान रखना बेटा, क्या होता है हमारा, आयरन होता है। क्या होता है बेटा, आयरन होता है। अच्छा ये करता क्या है, ठीक है, ये करता क्या, हीम का क्या काम है, हीम का हीम का काम क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, ये क्या करता है, फेफड़ों से, कहां से, फेफड़ों से ऊतकों तक, ऊतक जानते हो, टिश्यू, ऊतकों तक O2 पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है, फेफड़ों से, लंग से टिश्यू तक क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन का फ्लो करता है। ध्यान रखना इस चीज को। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस चक्कर थोड़ा खांसी ज्यादा आ रही है, दुआ लगेगी आप लोग जल्दी सही हो जाएंगे आज में। चलो क्वेश्चन नोट किया बेटा, आगे बढ़े। चल अब तैयारी ऐसी करनी है कि बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज अब हमारे पक्ष में चल रही है। भले ही संघर्ष चल रहा है जिंदगी में, लेकिन आपने देखा कई लोग निराश हो गए थे पुलिस की भर्ती से, कि पुलिस का जो सपना था बच्चों का वो नहीं पूरा हो रहा था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसको सही किया, हम लोगों को सही माना, और एक मौका हमको और मिला है, किस्मत ने दिया है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए थे, इनकी लेट तैयारी की थी जिन्होंने, उनकी एक बेटा और मौका मिला है। इस गोल्ड, इसको मानो बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये गोल्डन चांस दिया है भगवान ने, कहीं ना कहीं आपको दिया है कि आप अपनी मेहनत करें, अपने दम पर इस सपने को साकार करें, ठीक है, इसको मान के चलो कि आपको एक बिल्कुल वरदान मिला होगा भगवान की तरफ से। चलो अगला देखो, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा, ठीक है, हमने जितने भी पक्षी देखे वो सब आगे की तरफ होते हैं, ठीक है, तो प्रतीत होता है हमें कि पीछे की तरफ होता है। भैया कौन सा, इसको ध्यान रख लेना, इसको नोट ही कर लेना, हमिंग बर्ड। कौन सी बेटा, जो हमिंग बर्ड होती है वो हमेशा बेटा पीछे की तरफ ही उड़ती है, ठीक है, देखने में लगता है कैसा कि वो पीछे जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हमिंग बर्ड भी एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ क्या करता है बेटा, गति करता है, यानी कि उड़ता है। आगे बढ़े, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, देखो जरा पढ़ो इसे। अच्छा किस किस के समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी 10 की घात 20 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ चंद्रमा को आकर्षित करती है, तब चंद्रमा पृथ्वी को कितने गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित करेगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 10 की पावर -20, 10 की पावर 2 न्यूटन, 10 की पावर 20 न्यूटन, 10 की पावर 10 न्यूटन। बेटा ध्यान रखना, ये ध्यान रखनी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि पृथ्वी चंद्रमा पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है चंद्रमा भी पृथ्वी पर उतना ही लगाएगा, यानी दोनों की बात बराबर, ठीक है। अच्छा पृथ्वी ने कितना लगाया बेटा, 10 की पावर 20 से चंद्रमा को आकर्षित किया, तो अब चंद्रमा की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आकर्षित करेंगे, तो जितनी पावर से बेटा 10 की पावर 20 से उसने अट्रैक्ट किया, तो 10 की पावर 20 से ही आपका चंद्रमा भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दोनों की कहानी बराबर रखनी है हमें, ठीक है, जितने से पृथ्वी करेगी उतने ही से चंद्रमा करेगा, ठीक है, आखिर है तो दोनों भाई बहन, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते, नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है बेटा कि मरीजों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही बढ़िया भैया, जिनने पहले 2 सेट नहीं देखे थे वो ध्यान रखना, उसमें मैंने दर्पण का पूरा इस्तेमाल बताया हुआ है। अब तक दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और अब तक दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको मैंने कराया हुआ है पूरे डिटेल में, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा कि
अगर दंत चिकित्सक की बात करें, ठीक है, दंत चिकित्सक यानी कि इसको हम बोले बेटा डेंटिस्ट, ठीक है, दंत चिकित्सक हो गए, ठीक है। टॉर्च हो गया आपका, क्या हो गया, टॉर्च हो गया। उसके बाद हजामत यानी कि दाढ़ी, हजामत बनाने में, तो बेटा इन तीनों में का ध्यान रखें तो किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल, क्योंकि ये क्या करता है, वस्तु को थोड़ा छोटा कर देता है, प्रतिबिंब को हल्का सा छोटा महसूस कराता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो आंसर क्या लगाना है आपको, अवतल दर्पण। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमें लगा के आना है। जल्दी से नोट करेंगे बेटा इसको। बेटा सेशन को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस सेशन को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम लोग को यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन सिर्फ आप लोग ही हैं। अगर आप लोग अपने पूरे तन मन धन से बेटा यहाँ पर रहेंगे, हम लोग का सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग नया नया कंटेंट आपके लिए लाएंगे, ठीक है। अब जब आप लोग ही सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश तो पूरी यही रहती है कि बच्चों को वो दिया जाए जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उपयोगी आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा आंख की फोकस दूरी को समायोजित, समायोजित मतलब एडजस्ट, ठीक है, करके निकट और दूर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का क्या कहते हैं, ठीक है। आंख का क्या कहते हैं यानी कौन सी क्षमता कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, देखो जब लाइट ज़्यादा पड़ती है तो हम क्या करते हैं, आंखें ऑटोमेटिक सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जब लाइट कम पड़ती है तो वही जो हमारी आंखें हैं वो फैल जाती हैं। यानी कि हम अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पावर को बेटा क्या करते हैं, इस पावर को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, एक्युमुलेशन पावर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा नेत्र की समंजन क्षमता। बात समझना, नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं, एक्युमुलेशन पावर बोलते हैं इसको आई की। बात समझ में, यानी फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नोट करें बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ो बेटा। इसको शेयर करने की सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, आप उसके लिंक को कॉपी किया जाएगा और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया करें, ठीक है, ताकि जो भी आपकी स्टोरीज वगैरह देखता है तो उसको लाइव के माध्यम से उसमें जोड़ सकता है, ठीक है। शेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप तो लिंक लीजिए इसको और इसको अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही स्वमिलित नहीं है। जरा आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे कौन सा सही स्वमिलित नहीं है, ठीक है। जरा एक मिनट देखें इसको, इसको देखें जरा कौन सा सही नहीं है। अब देखो जरा मैं इसको बताऊं बेटा, आंत्रज्वर, ठीक है, ये तो बैक्टीरिया जीवाणु से होता है बहुत सही बेटा। मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। धनु स्तंभ भी, आप धनु स्तंभ जानते हो बेटा क्या होता है, धनु स्तंभ को बोलते हैं टिटनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, टिटनेस इंजेक्शन लगवाया तो छिल जाते हैं, कहीं लोहे की चोट लग जाती है तो घर वाले के टिटनेस का इंजेक्शन लगा के आओ, इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो भैया वो तो जीवाणु से। अब जब खसरा, खसरा में ध्यान रखना बेटा, जो खसरा होता है ये विषाणु से होता है। किससे होता है बेटा, विषाणु यानी वायरस से होता है। अच्छा इस वायरस का नाम बता सकता है कोई क्या, इस वायरस का नाम क्या होता है, इस वायरस का नाम क्या होता है, तो नोट करेंगे जरा, वायरस का नाम क्या हो सकता है। बेटा ध्यान रखना, इस वायरस का जो नाम होता है वो होता है पैरामाइक्सो, ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस ये इसका नाम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, पैरामाइक्सो वायरस, इससे आपका फैलता है क्या, आपका खसरा फैलता है। तो बेटा जो खसरा होता है ये विषाणु रहित बेटा, विषाणु से फैलती है। किससे फैलती है, विषाणु से फैलती है, ठीक है। चलो नोट करेंगे, आगे बढ़े बेटा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बेटा एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे कहते क्या है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। बेटा देखो अगर इसकी मैं बात करूं, एक सभागार, थिएटर हो गया, इन सब चीजों में अगर क्या होता है बेटा कि बार बार ध्वनि आपके कानों पर आ रही है, ठीक है। एक तो होता है बेटा इको, ठीक है, इसको गूंज बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या बेटा देखो, ध्वनि का परावर्तन बेटा तो ध्यान रखना अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरणन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोले, इंग्लिश में अगर बोले इसको बोले रिवर्बरेशन, ठीक है। तो रिवर्बरेशन होते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है, अनुरणन। अच्छा अब देखो जरा, अब इसको बात समझेंगे। जो अनुरणन होता है बेटा ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक लाल रंगों के लिए अगर बात करूं
ठीक है। दूसरा मैं हरे रंगों के लिए बात करूं और मैं नीले रंगों के लिए बात करूं। किसके लिए बेटा? लाल रंगों के लिए, नीले रंगों के लिए। तो बेटा ध्यान रखना कि जो लाल रंग से बेटा अनुरण होता है वो सीधे हमें सुनाई देता है, ठीक है, हमें सीधे सुनाई देता है। अगर बेटा मैं हरे की बात करूं, हरे के लिए बात करूं तो एक बार परावर्तित होकर हमें सुनाई देता है, एक बार परावर्तित होकर हमें सुनाई देगा, ठीक है, एक बार परावर्तित होकर। और अगर मैं नीले रंग के लिए बात करूं, नीले रंग के लिए बात करूं तो ये बेटा अनेकों बार रिपीट होकर फिर हमारे कानों तक पहुंचेगा, अनेकों बार परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लाल रंग सीधे हमारे कानों पे पहुंचता है, हरा रंग एक बार रिफ्लेक्ट होकर पहुंचता है और नीला रंग बार बार रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक पहुंचता है। बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाल, हरा और नीला, ठीक है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन अनुल आगे छोड़ देते हैं, लेकिन इतना बेस केवल इसी चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बेटा कह रहा है कि राइस ब्राउन तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो बेटा ध्यान रखना है आपको, राइस ब्राउन तेल में लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? लाइपेज में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नोट किया बेटा, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बेटा 19 कह रहा है यूकैरियोटिक्स यानी कि समीम केंद्रीय कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंग को आत्मघाती थैली बेटा सुसाइड ग्लैंड, ठीक है, सुसाइड ग्लैंड किसको बोलते हैं? ध्यान रखना बेटा, किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बेटा आत्मघाती थैली बोलते हैं। अच्छा क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता है इसको क्यों बोलते हैं? आत्मघाती थैली उसको क्यों बोलते हैं? ध्यान रखना बेटा कि जब भी कोशिका फटती है, ठीक है, हमारी सेल जो होती है जब भी ये डिस्ट्रॉय होती है तो इसके जो लाइसोसोम्स होते हैं ना ये भी फटते हैं बेटा, ठीक है, ये नष्ट होते हैं तो लाइसोसोम फटते हैं। क्या होते हैं बेटा? लाइसोसोम फटते हैं, ठीक है। तो ये अपने ही एंजाइम द्वारा पाचक कर लिए जाते हैं, यानी कि एंजाइम क्या करते हैं? इनको नष्ट कर देते हैं, यानी खुद ही कोशिका को खा जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा क्या? सुसाइड ग्लैंड्स यानी आत्मघाती थैली। ध्यान रखना बेटा कि किस ग्रंथि को बोलते हैं बेटा, किस थैली को? तो लाइसोसोम्स को बेटा आत्मघाती थैली कहा जाता है। जल्दी से नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़े। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 हो गए हैं, जल्दी जल्दी हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? जल्दी से पढ़ेंगे उसको, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। केक जानते हो बेकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं बेक करने के लिए? देखो बेक से याद रखना बेटा, बेक से याद रखना क्या? बेकिंग सोडा। क्या रखोगे बेटा? बेकिंग सोडा, ठीक है। दुकानों पे आराम से मिल जाता है ना बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान रखना NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। इसका मैं अगर केमिकल नेम पूछूं तो सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर आपका क्लास क्या लिख रहा है बेटा? समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है बेटा? आप जैसे इस चैनल को खोलेंगे, ठीक है, क्लब क्लासेस को ओपन करेंगे तो वहाँ साइड में देखिए प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप खोलेंगे तो पहली ऑप्शन मेरी, पहले ही क्लास मेरी डली हुई है, वहीं पर मेरी मैथ की क्लास भी डली हुई है जो मैंने पुलिस के 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे, उसी में आपके 5 प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। और उसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो कल के आपको 2 वो साइंस के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी चैनल में प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, प्ले लिस्ट जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस लाइन वाइज सीरीज वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ? रासायनिक पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों में करते हैं। चलिए ऑफलाइन कहाँ है? तो ऑफलाइन ये आतिया तालाब झांसी में, ठीक है, झांसी में ऑफलाइन स्थित है। आतिया तालाब जैसे ही आएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई क्वारी होता है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में देखना वहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में टबलेट करके नंबर दिया, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एनी टाइम बाय हाउ यानी कि 9 बजे के पहले आप कांटेक्ट करिए और कभी भी आगे रजिस्ट्रेशन कराइए अपना और बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 1 मार्च से देखो आपको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस तो मिल रही हैं,
ठीक है। सुबह मैथ की सर डीडी सर जो आपकी मैथ की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। साइंस की मैं खुद 8 बजे से ले रहा हूँ और 9 बजे हमारे जीएस सर भी आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो उतना करिए। वो कंटेंट मिलेगा, वो आपको मटेरियल मिलेगा जो शायद ही कोई दे, ठीक है। वो कंटेंट मिलेगा जो इससे पेपर में काफ़ी आपकी मदद होगी। चलिए आगे बढ़े बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। बहुत बढ़िया बेटा। कांच का रंग हरा करने के लिए, कांच का रंग हरा करने के लिए बेटा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड का CrO2 का भैया इस्तेमाल करते हैं कांच का रंग हरा करने में, ठीक है। अभी जब और क्लास बताएंगे, एक क्लास लेके आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे फटाको वगैरह हरा क्या होता है, यानी कलर पर पूरा आधारित क्लास लाएंगे आपकी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, बस जितना आप पढ़ते चलेंगे, जितना आप पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा उसको आप नोट करते रहें। कोई भी आपको टॉपिक में दिक्कत आती है कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे उसको बताइएगा। आपके लिए उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान मात्र एक दिन में मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है। और ऐसा मस्त कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे ताकि वो भविष्य में कभी भी पढ़ो तो वो आपके बचना नहीं चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना हमें वो क्वेश्चनों को, उन क्वेश्चनों की तैयारी ऐसे करेंगे कि भविष्य में कहीं भी सवाल पूछे जाएं। और बेटा ये क्वेश्चन वो है जो कहीं ना कहीं आप पढ़ के आए हुए हो, हाई स्कूल से लेके 11th 12th में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन बस गौर नहीं किया उन चीज़ों पर, वही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल घबराइए नहीं। आपको यहाँ वो पढ़ाई मिलेगी, उस तरीके से कंटेंट मिलेगा कि आप एक नए एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा फील करेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बस मेरी बात को सुनते रहें, ठीक है। चलिए बात समझ बेटे, क्रोमियम ऑक्साइड को कांच में हरे रंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गन पाउडर किसका मिश्रण है। बेटा गन पाउडर यानी बारूद, यानी कि विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बेटा अगर देखें तो गन पाउडर में तो नाइट्रेट होता ही होता है, सल्फर होता ही होता है, चारकोल भी होता है, ठीक है। तो बेटा कोई भी एक याद कर लो, लेकिन नाइट्रेट तो बेटा होना ही होना है इसमें, ठीक है। नाइट्रेट तो होना ही होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो बेटा, आगे दिया है बेटा शेविंग क्रीम, ठीक है। क्या दिया है बेटा, शेविंग क्रीम। शेविंग ब्रश के रेसे जल से जब बाहर निकलते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। आपस में क्या करते हैं बेटा, चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है, बहुत ही बढ़िया। जब शेविंग क्रीम करते हैं ना, हम लोग जब पानी के अंदर डालते हैं और जब कैसे ही पानी के अंदर बाहर निकालते हैं तो सारे के सारे बाल क्या रेशा आपस में जुड़ जाते हैं। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन है बेटा सरफेस टेंशन। क्या होती है बेटा, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठीय तनाव। याद करना बेटा, जब भी कोई इंसान टेंशन में होता है ना, चिपक सा जाता है, बिल्कुल अपने आप में एक रम सा जाता है, उसको टेंशन सब जगह से घेर लेती है, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। यानी पृष्ठीय तनाव के कारण वो बाल क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, यानी पृष्ठीय तनाव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दिया है सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति है। चलो, कोई बैलगाड़ी है, उसका पहिया बेटा, उसका पहिया है, अब ये पहिया घूम रहा है, ठीक है। अब ये पहिया घूमता 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 घर पहुंच गया। इसका मतलब वो रूपांतरित तो कर रहा है ना, इसका रूप तो चेंज कर रहा है, ठीक है। रूपांतरित बोल सकते हैं स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित तो कर रहा है और साथ में देखो घूम भी रहा है, वो पहिया घूम भी रहा है, यानी कि रूपांतरित भी कर रहा है और घूमने भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घूमने मतलब एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमे, वो घूर्णन गति हो गई, और कंटिन्यू अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो रूपांतरित यानी स्थानांतरित आपकी गति का उदाहरण हो गया। बात समझ आई, यानी कि ये दोनों प्रकार की गति करता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बीकॉन लाइट। बीकॉन लाइट क्या होता है बेटा, ठीक है, इसको बाइकॉन भी बोलते हैं, वाहनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सायरन लाइट, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखा होगा आपने, जब कभी आप पुलिस की वर्दी पहनेंगे और बड़े अफसर बन जाएंगे तो आपको एक बत्ती मिलेगी ऊपर, आपकी गाड़ी में ऊपर एक बत्ती लगी होगी, ठीक है। यूं यूं करके जब निकलेगी आसपास के सारे लोग हट जाएंगे, ठीक है, वो जुनून लाना है, ठीक है। तो भैया तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आया है कि जब गाड़ी के ऊपर जो सायरन लगा रहेगा, यूं यूं बजता है ना, ठीक है, उसमें कौन सी लाइट होती है। सायरन तो पता होता है, पुलिस का सायरन होता है, लेकिन लाइट कौन सी होती, कौन सी अक्रिय गैस भरी होती। तो ध्यान रखना बेटा, चमक अगर ज्यादा पूछे तो चमक के लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं नियोन का। किसका करते हैं, नियोन का, ठीक है। अच्छा, नियोन का ही क्यों करते हैं बेटा, इसमें लाल रंग जो होता है ना, इसकी चमक जो होती है बहुत ज्यादा होती है, इसकी जो चमक होती है वो सबसे ज्यादा होती है, चमक बेटा ज्यादा होती है,
ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बेटा कहाँ करते हैं, जो टावर होते हैं ना हमारे, टावरों के ऊपर, जो टावरों के ऊपर देखोगे आप तो लाल कलर की लाइट जलती है, टावरों के ऊपर होता है। और उसका बेटा इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और आपने देखा होगा जो रनवे होता है, जो प्लेन का रनवे होता है ना, उसके चारों तरफ आपने देखा होगा लाइटें लगी रहती है, वो नियॉन बल्ब की होती है, चमकता बहुत खतरनाक है। चलो थोड़ी सी हम आर्गन की बात कर लें अगर, तो बेटा आर्गन की ध्यान रखना, आर्गन का इस्तेमाल करते हैं विद्युत बल्ब में। कहाँ करते हैं बेटा, विद्युत बल्ब में करते हैं। क्योंकि विद्युत बल्ब में ध्यान रखना बेटा कि जैसा कि ये हमारा विद्युत बल्ब है, ठीक है, तो विद्युत बल्ब में आपको पता है कि यहाँ पे धातु लगी होती है, इस धातु को बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं बेटा, टंगस्टन धातु होती है। अच्छा, टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम हो, ठीक है, गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही देर में गलता है, ये बहुत ही देर में गलता है, लेकिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर तो गल जाएगा। तो आर्गन क्या करती है बेटा, विद्युत बल्ब में ध्यान रखना, इसके अंदर बेटा होती है आर्गन गैस। कौन सी, आर्गन गैस। तो जो आर्गन गैस होती है बेटा करती क्या है, ये आर्गन गैस करती है कि इसके जो गलनांक होता है इसको कम कर देती है, ठीक है, यानी इसको और अच्छे से बोले तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आती टंगस्टन को, जिससे जो टंगस्टन धातु है पिघल नहीं पाता है और बल्ब हमारा लंबे समय तक जलता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई, यानी कि बल्ब में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस होती है, बल्ब में आर्गन गैस होती है। नियॉन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, टावरों में, रनवे में, और ये देखो फाइन लाइटों में, ठीक है, नोट करो इसको, जल्दी से नोट करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बेटा, ये को रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, जल्द से बाहर निकालने पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठीय तनाव अभी हमने पढ़ा, ठीक है। चलो आगे बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेटा, एक तत्व में एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखो बेटा, जैसे कोई भी हम एलिमेंट ले लें, ठीक है, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया है, तो बेटा इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो ऊपर नंबर दिया हुआ इसको बोलते हैं बेटा परमाणु भार। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन। बात समझ में आ रही। उसके बाद बेटा ध्यान रखना कि जैसे ही आप परमाणु भार में से, परमाणु भार में से अगर परमाणु क्रमांक को माइनस कर दोगे, परमाणु क्रमांक को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या आ जाएगी बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन की तरफ बात करूं, देखो बेटा उसमें दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, यानी नीचे वाला तो 15 फिक्स हो गया, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना हो, इलेक्ट्रॉन देखो नीचे होता है, नीचे तो 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक होगा, ये तो वैसे ही गलत होगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी है, 16 दी है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे, भार में से क्रमांक को माइनस करते हैं, यानी ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करो और जिसमें 16 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। 31 में से 15 माइनस करो बेटा, कितना आ रहा है, 31 में से अगर 15 माइनस 16 आ रहा है, क्या बिल्कुल 16 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करें, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ एक कि 92 U232 के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यू क्या होता है बेटा, यूरेनियम, यू क्या होता है, यूरेनियम बेटा, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया भी आपको, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन, यानी 92 है, यानी कि 92, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 92 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भैया, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, घर में इस्तेमाल करते हैं पीओपी, मूर्ति बनाई जाती है पीओपी, खिलौने बनाए जाते हैं पीओपी के, ठीक है। तो पीओपी का अगर फॉर्मूला पूछें तो ध्यान रखना बेटा, CaSO4.12H2O, कितना, .12H2O, ये होता है बेटा पीओपी का सूत्र, ठीक है, CaSO4.12H2O। अच्छा जिप्सम क्या होता है बेटा, जिप्सम को मिलाया जाता है किसमें, सीमेंट में,
जिप्सम को किसमें मिलाया जाता है? सीमेंट में मिलाया जाता है। अच्छा, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है ये मजबूत हो जाता है, सॉलिड हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, जिप्सम का बेटा फॉर्मूला पूछे, जिप्सम का अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो CaSO4.2H2O क्या होता है बेटा? CaSO4.2H2O। बस ध्यान रखना है बेटा, इसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें आधा पानी का मॉलिक्यूल्स होता है। और किस तापमान में गर्म करते हैं बेटा? तो 120 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जिप्सम बेटा सीमेंट में मिलाया जाता है कठोरता के लिए, फॉर्मूला CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, फॉर्मूला CaSO4.5H2O, ठीक है। और किस तापमान में? तो 120 डिग्री सेल्सियस। नोट करेंगे जल्दी से नोट करेंगे बेटा। आगे बढ़ते अपने आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु जलीय घुल में निम्नलिखित में से कौन मौजूद होता है? बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, यानी कि क्लोरिक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें Cl तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और तनु जलीय घुल है बेटा, तो तनु गोली को क्लोरीन देखो कहाँ है बेटा? केवल इसी में आ रहा है, यानी कि H3O प्लस Cl माइनस हमारा बिल्कुल ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आज बेटा ये हमारे थे बिल्कुल 30 प्रश्न, जो 30 प्रश्न हमने करे, इन प्रश्नों को बेटा ईमानदारी से, इन प्रश्नों को ईमानदारी से आपको लगाना है। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप जो नंबर आपको दिया है उसमें क्वेरी है, वो प्रॉब्लम है, उसको शेयर करिए, ठीक है। और बेटा कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नए पार्ट में, तो कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और नई तकनीक के साथ, कुछ नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।